नमस्कार मित्रों। ना तो मौसम की गर्मी कम हुई है, दिल्ली में तपन भारी है, धूप तेज निकली हुई है, गर्मी तेज है और राजनीति की गर्मी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे तो थोड़ी गर्मी कम होगी, लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही है। अभी राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें बड़ी गर्मी हो गई, उससे पहले इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उससे भी थोड़ी-थोड़ी गर्मी की आहट आ रही है। तो हिंदुस्तान की गर्मी वैसे कुछ लोग हैं, जो इस गर्मी से बचने के लिए लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं। सबका अपना-अपना तरीका है काम करने का। तो चल रहा है, देश की राजनीति में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है और जो दुनिया का असर है वो देश पर क्या हो रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र, बड़े भाई शीतल पी सिंह साहब के साथ। शीतल पी सिंह देश और दुनिया दोनों को जानने वाले लोगों में से हैं। द हॉट शीतल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हॉट वो लगते हैं और कूल तरीके से रहते हैं। तो लेकिन उनकी जो पकड़ है, वो विस्तार जो पैनोरमा है, वो है दुनिया से लेकर गाँव तक। तो इसलिए सर आपको याद करते हैं और आज तो आपकी छवि से वो जो मनोहर छवि का मन को तसल्ली हो रही है, अच्छा लग रहा है। विजय जी जिंदाबाद। सुबह और सुबह साहित्य में पढ़ता था और धर्म में पढ़ता था कि मनोहर छवि होती है ना? तो ये मनोहर छवि लग रही है, तो उसके लिए बहुत बधाई। केश कर्तनालय वाले आए हुए थे आज सुबह, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार गर्मी बहुत है, सुबह हाँ, सुबह कृपा कर दीजिए। उन्होंने 7 बजे आके एकदम कृपा कर दी। अभी नहा धो के बस आप ही को नमस्कार करने के लिए सर प्रस्तुत। प्रणाम, बहुत ही शुक्रिया। हमें तो सर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी हजामत बनाने के लिए बहुत लोग हैं। जी 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 जी। तो क्या हो रहा है सर ये? एक तो आपके मित्र जो हैं ट्रम्प साहब ने परेशान किया हुआ है, समझ में नहीं आता। फिर जो देश दुनिया में हो रहा है उसके साथ देश में जो हो रहा है वो तो और कमाल हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन की बैठक हो गई और राज्यसभा के चुनावों में नामांकन खारिज हो गया। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। कितना रायता फैलाया आपने? एक्चुअली ट्रम्प साहब ने ये देख लिया कि हमारे पास तो बड़ा माल है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा इशारा किया। हमारे दोनों सेठ जो देश सेठ हैं, दोनों उनके यहाँ पलक पावड़े में बिछ गए और बाकी लोग भी पूरा लाइन लगा के अमेरिकन एम्बेसी के जरिए गए और हाथ पैर जोड़ के, वो जैसा हम लोगों का पहले कॉलोनियल अतीत रहा है, उस समय भी यही होता था कि घोड़ों पे चढ़ के 10-12 हजार, 15 हजार, 6 हजार, 8 हजार घुड़सवार आते थे और हाँ, हमारे यहाँ के जो लोग होते थे वो हमारे लोग सेवा में। मुखबिरी करते थे, बुलाते थे। और जो धनी उनी लोग होते थे पहले से ही सब चीज ले के उनके पास आ जाते थे कि सर मत काटिए, ले लीजिए पहले ही। जी। और यहाँ हम जाहिर है आपस में लड़ने भिड़ने में और उस सब में बहुत उस्ताद नहीं है, तो वही सब करते रहते थे। कोई प्रगति वगैरह करने का काम नहीं था। जो उस जमाने की प्रगति थी हथियारों वगैरह के विकास में, बारूद के पहले इस्तेमाल में, बेहतर इस्तेमाल में, तोपखाना बनाने में, इन सब चीजों में ध्यान कम था, दूसरी चीजों में ही था। तो खैर वो तो बीत गया जो बीत गया, लेकिन अब तो लग रहा है फिर से वही सब फिर चालू हो रहा है। और अभी ब्रह्म चेलानी साहब आपके कार्यक्रम में आने से पहले उनका ट्वीट वो आ जाता है तो देख रहा था। वो भी दुखी हैं ब्रह्म चेलानी। आप उनको निश्चित जानते तौर हैं। पर सरकार के जी, आलोचक तो नहीं कह सकते। जी। बहुत उन्होंने लेकिन समर्थन किया है अंतर्राष्ट्रीय और विषयों की बड़ी समझ है उनकी। समझ है उनको दुनिया भर की। और ये सब लोग अमेरिका के, मतलब जब रूस और अमेरिका दो ध्रुव थे, जो सोवियत संघ था, तो इन लोगों के लेखन, वाचन और सब कुछ इनका जो था वो ऐसा लगता था कि पश्चिम और पश्चिमी लोकतंत्र, पश्चिमी जी, जो तरीका है, तौर तरीका है, मार्केट इकोनॉमी है, उसके सबके पक्षधर रहे हैं। और मतलब इनको हम आलोचक नहीं कह सकते उस तरह से। लेकिन अब ये भी लोग नहीं संभाल पा रहे हैं और उन्होंने बहुत कड़ा लिखा कि हमने एलएनजी अमेरिका से सबसे ज्यादा खरीदी इस बीच। उन्होंने वो किराए वाला सवाल उठाया कि हम जी। यहाँ 5 गुना 4 गुना ज्यादा किराया दे रहे हैं, दुनिया की सबसे महंगी एलएनजी खरीद रहे हैं, लेकिन हम एलएनजी अमेरिका से ही खरीद रहे हैं। और अमेरिका पहली बार ट्रम्प आए तो उन्होंने ईरान वाला हमारा जो तेल की सप्लाई थी वो उसका डांट बंद। दिया। हमने तेल खरीदना ईरान से बंद कर दिया। उससे हमारी इकोनॉमी पे करीब उन्होंने बताया कि 18% का फर्क पड़ा था। और अब जो हम कर रहे हैं ये फर्क तो हमारा, उन्होंने कहा तो वैसे ही महंगाई बढ़ गई है, तो करीब हम 80-82% ज्यादा दे रहे हैं। और ये हमें झलक भी गया जब अप्रैल के आंकड़े आए। तो हम हर महीने लगभग, अलग अलग महीनों का अलग अलग है थोड़ा बहुत, लेकिन एक जनरल अगर एवरेज माने
तो 7% से 12% तक हम अपने, जो भी हमारे पास 100 रुपए हैं, तो 7 से 12 रुपए हम हर महीने खर्च करते हैं अपना। खर्च कर। लेकिन इस अप्रैल महीने में, पिछले 5 सालों में भी हमने अप्रैल में यही खर्च किया है, 7% से 12% के बीच के। इस अप्रैल में हमने 21% खर्च कर लिया है अपने 100 रुपए में से, एक महीने में। अभी हमें 11 महीने और पूरे करने हैं, अगला अप्रैल अगर अभी तो शुरू हुआ है, ये नया साल शुरू हुआ, नए साल के पहले महीने में हमें इतना खर्च करना पड़ा। और इसका मैक्सिमम हिस्सा, करीब 95% हिस्सा हमारा ऑयल इंपोर्ट में बढ़ी हुई लागत की वजह से आया। और इसके बावजूद हम सबसे महंगा सौदा कर रहे हैं। फिर आपने देखा ही कि वो रूबियो साहब ने अमेरिका में ऐलान किया चलने से पहले कि हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति जो महिला है, भारत से, और भारत उनसे तेल खरीदेगा। मतलब वही डिक्टेट कर रहे हैं, सारे फैसले ले रहे हैं। रूस से आपको नहीं खरीदना है, ईरान से नहीं खरीदना है, फलाने से ये करना है, ढिमाके से वो करना है, तेल इनसे खरीदना है, चाय हमसे खरीदनी है, एलएनजी हमसे लेनी है। और हम लगातार, बिल्कुल स्पष्ट अब तो है, कोई चीज छुप नहीं रही है, जो ब्रह्मचेलानी जैसे लोगों को स्वीकार नहीं हो पा रही है, या जनरल बख्शी जैसे लोगों को स्वीकार नहीं हो पा रही है। एक आध बार रंगनाथन भी बोल गए हैं। तो अब ये सब लोग तो इस सरकार के लिए लाठी, तलवार, भाला, बल्लम, गोला सब चलाते थे। तो ये मैं आलोचना करूं, ठीक है, समझ में आता है कि भाई हमेशा जिंदगी में जितना पत्रकारिता की है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, पागलपन रहा है, सबकी आलोचना ही करते रहे हैं, चलिए हमें खारिज कर दीजिए। हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं। जिनका संदर्भ हम दे रहे हैं, ये वो है जो प्रशंसक थे, प्रशंसक हैं, या जिन्होंने आर्थिक मामलों में इस सरकार के सलाहकार के तौर पे काम किया है, या फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है। वो लोग जब ये सब बातें कह रहे हैं, वो तथ्य ला रहे हैं, तो हम क्या कहें। तो शुरुआत तो मैं यही कहूंगा, चेलानी साहब पर ही आपका मुखड़ा निछावर है। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, आज जो है, आज का दिन महत्वपूर्ण है इस सरकार के हिसाब से, कि प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूरे हो गए, और बताया गया कि वो इलेक्टेड पीएम के तौर पे भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, नेहरू का भी, पंडित नेहरू का भी। हमने एक नया सेगमेंट बनाया कि जिसमें वो पहले अनइलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, फिर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे 1952 से जो रहा। वाला एक रिकॉर्ड इसका था, वो तोड़ दिया जी। हाँ, तो वो रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। और वैसे भी शासन में रहने या सरकार में या सार्वजनिक जीवन के 25 साल भी करीब करीब उन्होंने पूरे कर लिया, अक्टूबर को छोड़ ही ले तो। और अब तो देश में जश्न शुरू हो रहा है। नहीं, वो स्वस्थ रहे, आनंद रहे, सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लें, ये सब बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब उसके खिलाफ एक तरफ तो 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार हो गई, 17 में भारतीय जनता पार्टी की, 5 में एनडीए की, तो कुल मिलाकर 22 राज्यों में है। और 2014 में 8 राज्यों में थे वो, 5+3। और वो जो इंडिया ब्लॉक है, जिसके तमाम दल हैं, उनका जो नक्शे में रंग कम होता जा रहा है। और अभी जब बैठक हुई तो उस बैठक में भी रंग कम हो गया, हल्का हो गया। तो ये कैसे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति को करवट लेते? देखिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से मैं राजनीति को देख रहा हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था में ये हो रहा है कि पहले हमारे उद्योगपतियों की संख्या बहुत थी, बहुत सारे उद्योगपति बढ़ रहे थे। अब हमारा समाज में ये हो रहा है कि एक और जो गरीब आबादी है वो और गरीब हो रही है, उसके हिस्से में देश के संसाधनों का हिस्सा और कम हो रहा है, और 10% आबादी है जिसका हिस्सा और बड़ा होता जा रहा है। फिर वो जो 10% है, उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है 0.1% का, उसका हिस्सा सबसे बड़ा बहुत तेजी से होता जा रहा है। उसकी ग्रोथ जो है 700-800% से 1200% तक हो रही है इस दौर में। जबकि 70% आबादी की, जब हम डॉलर में समीक्षा करते हैं, कि अगर हम 2014 मई जब मोदी जी शासन में आए, उस समय देखें कि एक नौकरी पेशा या पेंशनर या मजदूरी करने वाला या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला या इस तरह के कोई भी लोग, आय का कोई भी स्रोत जो जिनके पास रहा हो, मई 2014 में वो डॉलर टर्म में अगर हम देखें कि कितना था, तो 2026 में हम पाते हैं कि डॉलर टर्म में वो कम हो गया है। ऐसा 70% आबादी के साथ हो रहा है। 30% आबादी में 20% एक हिस्सा ऐसा है जो मध्य वर्ग है, जो छटपटा रहा है। एक्चुअली
क्योंकि 10% जो सबसे ऊपर है वो उसमें से निकालना चाह रहा है। 70 के पास तो कुछ हाँ, बचा नहीं, बचा ही नहीं। 70 के पास अब बहुत थोड़ी चीजें बची हैं, वो भी बहुत तेजी से बाजार में जा रही हैं। जैसे पिछले एक साल में 2025 में आरबीआई का आंकड़ा 120% गोल्ड लोन बढ़ा है, 120%। यदि हिंदुस्तान की कल्चर को मैं समझता हूँ तो गोल्ड लोन का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जब सोना मुश्किल हो तब गोल्ड लोन लेते। सोना गिरवी रखना, वो भाषा वो तो गोल्ड लोन कह रहे हैं, मैं उसको हिंदी में गिरवी जैसे हम रखना, सब गांव में हूँ देख रहा हूँ, मैं सोना कह रहा हूँ वो गिरवी सबसे रखना मुश्किल वक्त में गिरवी रखता है सोना आदमी। कि मुझे वो थोड़ा सा मध्यवर्गीय समझते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, हम लोग भी जिंदगी भर बाहर रहे, माँ रहती थी यहाँ, अब मैं रहता हूँ, पत्नी रहती है, तो हमारे साथ उनका जो रिश्ता है दो ही है। बाकी तो जाहिर है मेरी प्रवृत्ति दूसरी में पढ़ता लिखता इधर किताबों किताबों में रहता हूँ, सब आप लोगों के साथ बैठा रहता हूँ। तो वो सब जो आते हैं दो, कि हमारे बेटे को कहीं नौकरी लगवा दीजिए, या बेटी बेटे को कहीं एक आदमी को लगवा दीजिए, आपका बहुत संपर्क है, ये गलत फहमी रहती है। जाहिर है कि मैं उनको कुछ नहीं उनकी मदद कर पाता हूँ, सुन लेता हूँ, और बाद में हम लोग विसर्जित हो जाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि मेरे पास जो लोग आते हैं वो ये समझते हैं कि इनके पास भाई ये शहर बहर जाते हैं, इनके पास कुछ होगा, तो छोटे मोटे पैसे उधार मांगने आते हैं, 500 रुपए 200 रुपए तक। कुछ वैसे भी हैं, शराबी हैं, वो तो 100-50 वाले भी हैं, लेकिन जनरली 500 200 1000 ये सब होते हैं, 1000। दवाई लेने जा रहे होते हैं। ये बहुत कष्ट की बात है कि वो आते हैं, अब उनको सरकारी दवाखाने पर या जो पीएससी है उस पर कोई व्यवस्था। विश्वास नहीं। आते हैं कि भैया 2 दिन से बेटा बुखार में था, पैसे नहीं थे, 500 रुपए दे दीजिए। वो उनके यहाँ डॉक्टरों के नाम है कुछ यहाँ के, मैं उनका लूंगा, आप लोगों के लिए वो परिचित है कि फलाने डॉक्टर को दिखाया है, फिर मैं आपको फलाने से देता हूँ, मेरा वहां से होता है, यहाँ से होता है, या कोई बच्चा नौकरी कर रहा है तो मनी ऑर्डर भेजेगा तो दे दूंगा। एक ही आते हैं। और तीसरा जो सबसे खराब है, जो मुझे बहुत द्रवित और दुखित करता है, वो आते हैं कि भैया हमारा फलाना 8 बिस्वे का छोटा सा वो है, तो हमारे फलाने के यहाँ शादी है, तो लड़की उसको की या भिजवा फलाने देगा। की, और उसमें आप इसको रख लीजिए, रेहन कहते हैं यहाँ, गिरवी को हाँ, रेहन कहते हैं हमारे यहाँ। जी। और मैं आपका लौटा दूंगा, मैं बंबई कमाने जा रहा हूँ, 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल आप उसको जुतवा लीजिए, और ये इतने पैसे छोटे मोटे जो होते हैं दे दीजिए। और उससे भी ज्यादा कठिनाई वाले वो आते हैं, वो हालांकि मेरे पास नहीं आते, खबरें आती हैं उनकी, जिसमें वो मुझे बताते हैं कि फलाने के यहाँ वो काम था, बाजा, जैसे इस समय भी आपको आवाज आ रही होगी, पूजा हो रही, बड़ा तेज बाजा बज रहा है, कल से रात में भी नहीं सोने दिया उन्होंने। खैर, वो आते हैं, वो बताते हैं कि भैया उनका तो सब, उनके पास कुछ नहीं बचा, उनके तो बर्तन और जेवर सब फलाने सेठ के या साहूकारों के नाम है यहाँ कुछ प्रचलित, उनके यहाँ रख के वो रुपया लेके कमाने गए। कर रहा है, कमान। ये है रियलिटी, सच्ची बता रहा हूँ बिल्कुल। ये सब मेरा अपने पिछले 4-5 सालों में जो मैं यहाँ लेकिन देख रहा हूँ, आपने जो एक आदमी बताया है, ऐसा नहीं आया, एक मैं बता रहा हूँ, एक आदमी ऐसा नहीं आया जिसने कोई खुशी बांटी हो कि भैया ये हो गया, मेरे कारोबार में ये हो गया, मैं ये गाड़ी लेके आया हूँ, या मैं फलाने, एक सफलता की एक रिपोर्ट मेरे चारों तरफ नहीं आ रही है। तो मैं इसको कैसे व्यक्त करूं, मेरी तो खुद समझ में नहीं आता। जो आंकड़े और डिटेल्स हम पढ़ते हैं विभिन्न तरह के किसानों के, और हम लोगों के साइड तो किसानी वैसे भी चौपट है, दलहन हो नहीं सकता, तिलहन ही हो पाता थोड़ा सा। दलहन इसलिए नहीं हो सकता कि नीलगाय और सुअर और ये आवारा पशु खा जाते हैं, तो सिर्फ वो लोग दलहन कर पा रहे हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री बना ली है खेत की। एक एक्स्ट्रा कॉस्ट किसान के ऊपर या गरीब आदमी के ऊपर आ गई है कि वो अब बाउंड्री बनाए, वहां तार, और वो कौन सा एक झटका तार होता है और कई कांटे के तार होते हैं, उन सब से वो सुरक्षित करे खेत को, तब उसमें वो अरहर की दाल पैदा कर सकता है, वरना नील गाय सब चर जाती है। लेकिन सर पता नहीं आपकी बात, जी आप जी, बताएं। आपकी बात से तो ऐसे लग रहा है कि देश अपने सबसे खराब दौर में चल रहा है, जबकि सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से ये बात कही गई कि भाई इतने साल में, 12 साल में खासतौर से बड़ी प्रगति हुई है, यूनिकॉर्न्स बढ़े हैं, स्टार्टअप्स बढ़े हैं, लोगों का जो पैसा कमाने का तरीका है, मतलब पैसा कमाने की जो आय है वो थोड़ी बढ़ी है, मैं जीने का आज सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं, और मैं आज के सरकार ने आपके जितनी योजनाएं दे रखी हैं वो सारी योजनाएं काम में आ रही हैं,
चाहे वो आयुष्मान योजना हो, डीबीटी हो, जनधन योजना हो, बैंक का पैसा हो, पीएम के और तमाम तरह की योजना है, उससे सारे संकट खत्म हुए। और जो आपने विदेश की बात की, तो हम तो सबसे सस्ता तेल बेच रहे हैं और सबसे कम दाम बढ़ाएं। आप कहीं मैं और देश में रहते हैं क्या? मैं आपसे आंकड़ों की बात आज नहीं करूंगा, वो तो आ जाते हैं बोलचाल में। मैं आज अपने अनुभव की बात करूंगा। गांव से मेरा रिश्ता ये है कि हमारे पिता नौकरी करते थे, तो हम लोगों को भी शहर में रहने का बचपन में मौका मिला। छुट्टियों में हम लोग गांव आते थे। तो पहले नैनीताल में थे तो जाड़े में छुट्टी होती थी, झांसी चले गए तो गर्मी में छुट्टी होती थी। तो गर्मी में आते थे तो यही वक्त था जो अभी है। तो मैंने गांव को उस तरह से देखा हुआ है बचपन में। और ननिहाल भी रहते थे हम लोग, वो भी गांव में है। तो यहाँ सब आसपास ही है, यहाँ से 30 किलोमीटर में। जो मैं उसको देखता हूँ और इसको देखता हूँ, जो फर्क आया है वो ये है कि अब ईंट के घर है, तब मिट्टी के घर ज्यादा थे। ईंटों के घर भी कुछ थे और लेकिन कम थे। ये तो एक फर्क है। पशु बहुत थे पहले। हमारी माँ का तो यही मतलब आकर्षण ही यही था। वो जो उनका मायका था, वहाँ खेती उनकी बहुत अच्छी थी। खेती हम लोग के यहाँ तब उस जमाने में होता था कि कितने हल हैं आपके पास, बैल कितने हैं। तो जितने हल होते थे उस हिसाब से किसान को बड़ा छोटा समझा जाता। बड़ा छोटा माना जाता था। हमारा परिवार उस लिहाज से गरीब था, इस तरह से कि हमारे पिता के पिता भी 5 भाई थे, पिता भी 5 भाई थे। तो हम तो खैर 2 भाई हैं। तो लेकिन ये जमीन जब का हमारा, हाँ, आपने लिया तो ये 27वां 28वां या 30वां हिस्सा हो जाता है। तो जब माँ आई होंगी इस घर में शादी होके, तो वो 25वें हिस्से में आई थी। 5 दूनी 5। खैर उस समय हमारे बाबा एक ही थे, तो पांचों भाई एक जगह रहते थे, हमारे पिता वगैरह। तो वो 5 को एक भी मान ले तो 5वां हिस्सा था। तो यहाँ 2 हलों की खेती थी उनके पास। तो उनको ये बहुत वो लगता था कि ये लोग बहुत गरीब है। और वो जहाँ से आई थी उनके यहाँ ज्यादा 7-8 बैलों की, बैलों वो की 7-8 जोड़ी जोड़ी हलों की खेती। हल थे। तो उनको, हम लोगों के लिए उनका यही था कि भाई देखो, ये जो पैतृक संपत्ति है इसको बेचना मत। तुम लोग जो भी करना बाहर, अपना जो भी हो, इसको कभी मत बेचना। कोई दिक्कत हो जाए तो पड़ोस अपने चाचा वाचा के यहाँ दे देना। एक तो, और दूसरे अगर पैसे कभी हो तो जमीन खरीदना। तो ये उनका वो होता था, उनको जमीन में आकर्षण। तो उस जमाने में ये गांव था। और हमारे घर में हम देखते थे कि ये रास्ते कच्चे थे, अब कोलतार की सड़कें हैं। यहाँ से जाने आने वालों को, हमारी दादी थी मुझे याद है, तो गुड़ रखा रहता था। गुड़, एक ये मौनी होती है, मौनी को आप नहीं समझ सकते, बुना हुआ एक बर्तन टाइप का, लेकिन वो कांसे से बुना जाता है, वनस्पति से। तो उसमें गुड़ रखा जाता था, गुड़ रखा रहता था। और कुआं था बहुत गहरा, हम लोगों के यहाँ पानी बहुत गहरा है, नदी करीब है। तो 70 फीट से करीब पानी आता था, तो वो हाथ से निकाला जाता है। तो एक गगरा रखा रहता था, रस्सी रखी रहती थी। तो जाने वाले बहुत सारे लोग, ऐसा सिर्फ मेरे घर में नहीं होता था, ये पूरे परंपरा इलाके कि लोगों के गुड़ और यहाँ, पानी जो है। जिनके यहाँ थोड़ी खेती वेती होती थी, तो वो गुड़ रख देते थे। राहगीर वगैरह आते थे तो पानी निकाला उन्होंने, एक उसमें से गुड़ खाया, थोड़ा सा पानी पिया, नमस्ते नमस्ते बोलचाल, आसपास एक दूसरे को चले जाते थे। तो वो एक अर्थव्यवस्था थी। और ज्यादातर चीजें घर में, सबके घर में कोल्हू होते थे जिनकी खेती थी। तो गन्ना वन्ना हो, अब गन्ना वन्ना लापता है ही नहीं हमारे आसपास, वो सब मिलों के आसपास चला गया। मतलब खेती में ये था कि सारी चीजें अपने घर में पैदा करते थे। सब्जी भी करते थे, गेहूं जौ जो भी चीजें होती थी, गन्ना भी। दलहन तिलहन, गन्ना, गुड़, ये सब सब ये घरों में होता था। लगभग सबके पास सब कुछ होता था। अब बिल्कुल सेलेक्टिव है। धान गेहूं 2 ही फसलें हो रही हैं। जिसके पास बाउंड्री है उसके पास अरहर की दाल हो जाती है। सब्जियां अलग तरह से होती हैं, सब्जियां उब्जियां भी बहुत कम हो गई हैं। और ज्यादातर लोग कमाने बाहर निकल गए हैं। पहले भी जाते थे, लेकिन अब 100% जाना पड़ रहा है। वो घर नहीं चल सकता गांव में जिसमें बाहर से मनी ऑर्डर रहा है। अब गांव गांव को नहीं चला पा रहा है। चाहे जो, अब मुझे नहीं मालूम तरक्की कहाँ किस तरह से किन आंकड़ों में व्यक्त होगी, लेकिन वही घर मतलब चल पा रहे हैं जिनको बंबई से, गुजरात से, तमिलनाडु से, या देश के दिल्ली से, किसी भी हिस्से से कोई उनका कमाने वाला है जो मनी ऑर्डर भेजता है। ये फर्क सर बहुत बुरी तरह से आ गया। अब खेती जी पर हम साबुत नहीं है। जी जी सर, ऐसा कहा जाता है, आप जैसे विद्वान लोग ही कहते हैं कि सरकारों के कामकाज का रिफ्लेक्शन तो उनका री इलेक्शन या सरकारों का चुना जाना होता है।
तो यदि उस नज़रिए से देखें तो जैसे पहले भी हमने चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी और या एनडीए 5 राज्यों, 8 राज्यों से 22 राज्यों में सरकार बना चुकी है और ज़्यादातर राज्यों में वो री-इलेक्टेड हुए हैं, वो मध्य प्रदेश हो, वो गुजरात हो, वो उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारी जगहों पर, हरियाणा हो, तमाम तरीके के राज्यों में और एनडीए की सरकारें भी आई, बिहार में आई तो। और जो केंद्र की सरकार है, वो भी लगातार तीसरी बार आ गई, थोड़ा बहुत कम-ज़्यादा होकर लेकिन तीसरी बार चुनी गई। और अब भी जो दलों का इधर से उधर आना है, वो बीजेपी के साथ आना है। तो अगर लोग नाराज़ होंगे, तो क्यों चुनेंगे उनको? आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तो लगभग ऐसा ही हाल कांग्रेस का था। सभी जगह कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन मुख्यमंत्रियों के कुछ विरोधी मुख्यमंत्री उसी पार्टी में हुआ करते थे। ये लिबर्टी अब भी है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं है। उस जमाने में खुलेआम थी कि फलाने चीफ मिनिस्टर है, वो जो मिनिस्टर है वो उनके विरोधी ग्रुप है, उनके यहाँ जाइए तो चीफ मिनिस्टर की बुराई की सारी चीजें आपको चाय कॉफी के साथ मिलती थी, पकौड़ी भी मिल आती थी, जाएगी। और वही हमें खबरों के लिए कहीं दूसरे दल में नहीं जाना होता था। अब सही दल जानते थे सब कि फलाने या तो स्पीकर के यहाँ लॉबी लगी हुई है या इरिगेशन मिनिस्टर के यहाँ लॉबी लगी हुई है। हमारे जमाने वही में चलता था। पत्रकारिता में आए तो संजय सिंह एक ग्रुप थे, ये जो अमेठी के राजा संजय अमेठी सिंह। वाले। जी। हाँ, अमेठी वाले। तो वो संजय सिंह एक ध्रुव थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के धूमकेतु हैं, उनका सीधे एंट्री है। 10 जनपद तो नहीं था इंदिरा गांधी का जो सफदरजंग वाला गांधी बंगला था। फैमिली, वन सफदरजंग रोड पर। तो वो सॉरी, ये हमारा थे वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, और सब जानते थे कि संजय सिंह के यहाँ जाइए, विपक्ष की खबरें अगर लेनी है। उनके बारे में था कि वो इंदिरा गांधी जी के यहाँ जो सफदरजंग रोड पे आना जाना उनके यहाँ, है उनका। हाँ, उन्हें आना जाना ऐसा है कि उनकी गाड़ी कोई रोकता नहीं है, उनको तीसरा बेटा कहती हैं वगैरह वगैरह। उन सब जी। चीजों में सच्चाई रही होगी, वो था। और वो नेता विरोधी दल थे, तो वो वहां बैठ के वीर बहादुर जी की हंसी हंसी उड़ती थी। अन्य भी कुछ ध्रुव थे, लेकिन ये सब था तो वहीं के वहीं विपक्ष मिल जाया करता था, और कांग्रेस की ही चारों तरफ सरकारें होती, और हम लोग कांग्रेस की सरकारें थी तो उनके खिलाफ खबरें उस जमाने में लिखा करते थे। और उस जमाने में भी जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट होता था वो मैनेज करता था कि खबरें न छपें जो उनके खिलाफ। लेकिन इस लेवल पे वो सफल नहीं था। खूब खबरें छपती थी। हमारे समय में हिंदी के 2 अखबार नवभारत टाइम्स और जनसत्ता, इनकी बड़ी धाक थी। वैसे यहाँ जागरण और अमर उजाला थे, यहाँ के लोकप्रिय अखबार ये थे संख्या में, लेकिन खबरें पढ़ने के लिए लोग जनसत्ता और नवभारत का इंतजार करते। और उनके 2 संवाददाता थे जो हम लोग जो नौजवान आए थे उनके लिए आदर्श थे। उनमें से एक हमारे दोस्त और सहयोगी हैं सत्य हिंदी में शैलेश जी, एक नहीं रहे जयप्रकाश शाही। ये 2 लोग लिखते थे उन दिनों खबरें, तो हम लोग इनको पढ़ के, और वो स्टार रिपोर्टर हुआ करते थे प्रिंट के जमाने में। तो तब उस समय के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लिखने की परंपरा थी, और संपादक लोग भी ऐसी चीजें पसंद करते थे। हमारा अखबार भी उस समय चौथी दुनिया शुरू हुआ जब 85 86 में, तो उसमें भी ये था, सब कुछ इसी तरह का था। फिर कांग्रेस बदली, बीच की सरकारें आई जो मिल जुमला 10 साल वो सब रहा। किसी तरह की एक, वैसे नरसिंह राव की सरकार बिना बहुमत की तरह चलती रही, पूरा समय उसने लिया। तो फिर वो सब सरकारें आई, फिर तब से एनडीए, और फिर तो गठजोड़ की सरकारें 14 तक रही। अब भी गठजोड़ है, लेकिन इस गठजोड़ में बीजेपी एक अकेले 2 बार बहुमत में रही। इस बार भी मुझे लग रहा है कि तृणमूल वगैरह मिला के उसको बहुमत किसी भी दिन घोषित करा ही देंगे। सब मदद कर रहे हैं। तो तो अब ये हम बीजेपी के रूप में देख रहे हैं। तो चुनाव जीतने को उस समय भी पत्रकारिता में ये नहीं माना गया कि चुनाव जीतने को हम अंतिम मान के चुप हो जाए, और हम सवाल करते थे और सवाल होते थे, लेकिन तब सवाल करने देने की एक स्थिति थी। अब मुश्किल है कि सवाल करें तो कहाँ करें, क्योंकि मंच जो ज्यादातर प्रचलित वो जो स्थापित मंच है उनमें सवाल बंद हो गए हैं, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जैसे आप सब लोग चला रहे हैं या हम लोग भी सत्य हिंदी चलाते हैं, उसमें ही ये सब बातें होती हैं। अभी उसमें आजादी का प्रयोग हो रहा है, देखते हैं कब तक ये सब सर, चलने पाता है। अब दूसरा काम हो सकता है कि मान लीजिए इलेक्टेड गवर्नमेंट री इलेक्ट हो रही है, ये सब हो रहा है, तो उसके खिलाफ या तो मीडिया जो काम कर रहा है वो कर सकता है, जो आपने जिसकी चर्चा की। दूसरा होता है विपक्षी पार्टियां। तो विपक्षी पार्टियां पहले माना गया कि भाई कोई लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता, कांग्रेस को बड़ी ताकत के तौर पे देखा जा रहा था। फिर अब समझ में आने लगा कि नहीं, अकेले नहीं लड़ सकते, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते तो साथ लड़े। लेकिन क्या वो साथ लड़ रहे हैं?
जी। अरे ये फिर बदल गया भाई, बड़ा गड़बड़ कर देता है, सॉरी। कोई बात नहीं। ये इसमें थोड़ा तकनीक का प्रयोग कर लिया हमने और ये फंसा दे रहा है। ओहो, तो बैकग्राउंड ही बदल गया है। चलेगा? चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। आधा आपकी इधर बात आधा चलती उधर। है, बैकग्राउंड नहीं चलता, आपका जो बात है वो चलती है। जी जी नहीं, जैसे जी। अभी इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष उस तरह से लड़ाई लड़ने के लायक है, या वो चाहता भी है कि नहीं चाहता, या आपस में ही लड़ना है हमको? नहीं, विपक्ष में दो लड़ाइयां होंगी। एक तो उनकी आपस की लड़ाई इसलिए है कि कांग्रेस की जमीन पर यह विपक्ष पैदा हुआ है। ज्यादातर जगहों पर, जैसे आज बीजेपी है, कल जो विपक्ष अगर रीजनल पार्टीज का पैदा होगा, कांग्रेस उस जगह को नहीं भर पाएगी, तो वो भी वही होगा कि बीजेपी की जमीन पे पैदा हो गया। उस समय कांग्रेस थी, वो कांग्रेस की कथित जमीन पे पैदा हुआ। जी, कांग्रेस और कांग्रेस को चलाने वालों में ये हमेशा कुंठा रहती है कि वो हमारी जमीन खा के बने हैं और बनाया। हाँ, हमको ही हिस्सा देने में अड़चन होती है। तो विपक्ष के साथ दो रिश्ता है कांग्रेस का। एक तो मजबूरी में वो इंडिया गठबंधन है, और अंदर से छुरे निकले हुए हैं कि इनको घुसने नहीं देना है, कम सीट देना है, रोक देना है। राहुल गांधी अगर कुछ कमा के ला रहे हैं, पॉलिटिकली नेशनल इशू बना रहे हैं जिससे कुछ वोट बढ़ सकता है, या उनके पीछे माइनॉरिटी वगैरह आ जाती है, दलित आ जाते हैं, तो वोट तो हमें चाहिए, क्योंकि नहीं उसके तो हम बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। अब ये बड़ा दिल का मतलब क्या है कि वो टिकट न ले, हाँ, बड़ा दिल दिखाए, वो इंडिया की सब दूसरों लीडर को है। बांट दे, दूसरों हाँ, को बांट दे। वो एक्चुअली प्रैक्टिकली वो ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा में आप लीडर रहिए, विधानसभाओं और में। लेकिन लोकसभा की सीटों में हम उसमें भी ज्यादा लेंगे। विधानसभा में आप हम सब हमारे हिसाब से करने दीजिए, हमें अपने उससे करने दीजिए। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, ये मुझे लगता है कि ये जो चल रहा है ये चलेगा नहीं। कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता। ये फिर से एक बार पुनर्गठन होगा। एक तो इसलिए भी कि बीजेपी जब जितनी फॉर्मिडेबल हो गई है, उसकी वजह से ये सिचुएशन, ये बहुत सारी रीजनल पार्टियां तृणमूल कांग्रेस की गति को या आम आदमी पार्टी की गति को प्राप्त होंगी। पंजाब का इलेक्शन होने के बाद आम आदमी पार्टी और खराब स्थिति में हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और आप कह रहे तृणमूल हैं का इंडिया तो गठबंधन से फिर से टूटने वाला है, ऐसा कह रहे हैं? नया कुछ और चीज बनेगी। इंडिया गठबंधन के तौर पर ये फॉर्मेशन बहुत नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाला वक्त दूसरी परिस्थिति मेरे सामने पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि फिर से एक बड़े आंदोलन का, जिसका कार्यकाल मुझे नहीं मालूम, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल कितना होगा, एक बड़े आंदोलन के बिना अब इस समय का जो डिस्पेंसेशन है, इसको उसको नहीं आप नहीं बदला कर जा सकता। सकते। ये नहीं बदलेगा। ये जो लोग 29 और 27 और ये सब गिनते हैं, मैं इससे सहमत नहीं। मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बातें। 29-27 सब ये अभी बीजेपी जीतेगी, जीत लेगी। अब 29 से पहले अगर आप जन आंदोलन इतना बड़ा खड़ा कर लें तो बात दूसरी है। लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे ये इंडिया गठबंधन से इस तरह की कोई संभावना नहीं दिखती, सिवाय इसके कि ये हारे को हरिनाम वाले लोगों का एक संगठन है, तो भजन वजन नहीं, कर लेकिन रहे बहुत हैं सारे लोग। लोग तो कह रहे हैं कि भाई राहुल जी ने बहुत बदलाव किया, और राहुल जी के नेतृत्व में अगर खड़ा हो जाए इंडिया गठबंधन, तो बस मोदी जी जाने ही वाले हैं। हाँ, बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं उस से सहमत उनसे नहीं हूँ। ये है कि जो भी कुछ खड़ा हो कभी-कभी तो पाएगा। लगता है कि जो हमारे मित्र लोग हैं, आपके भी मित्र लोग हैं, कि लगता है मुझे कि मैं सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कहीं गिरी हुई तो नहीं है मोदी सरकार। नहीं नहीं, कई मित्रों ने तो कई बार गिरा दी है। गिरा नीतीश कुमार का तो कई बार, 20 बार उन्होंने, हालांकि नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है ऐसा, लेकिन जितनी बार है उसका ज्यादा, 20 गुना मल्टीपल्स ज्यादा में। बार उन्होंने बदला है। और नायडू के साथ भी यही किया है, और जिसको चाहा है उसको ऐसे ही किया है उन्होंने। तो ये सब हमारे मित्र भी कमाल है सब, ऐसा नहीं, कमाल सब तरफ। नहीं, तो आप कह रहे हैं, आपने एक बात कही, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि राहुल के लीडरशिप में कोई भी गठबंधन, नाम कुछ भी रख ले आप, नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लड़ाई की संभावना आप देख रहे हैं मौजूदा मुझे डिस्पेंसेशन लगता की? है कि राहुल के नेतृत्व में एक आंदोलन पैदा हो सकता है देश में। वो सफल होगा, असफल होगा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन में डिसाइड होगा,
इसका मेरे पास अभी कोई उत्तर नहीं, लेकिन मुझे और कोई संभावना नहीं दिखती। जो संभावनाएं जैसे आपने इशारा किया कि बहुत से मित्रों को कुछ दूसरी संभावनाएं दिखती हैं, वो मुझे नहीं दिखती। नहीं, लेकिन अब आपने फिर एक और बात कर दी आज, फिर कुछ-कुछ लोग नाराज होंगे। आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले कहा कि ममता बनर्जी जा सकती हैं, हार सकती हैं। उस पे बहुत सारे लोग नाराज भी हो हमारे साथ और उन्होंने कहा कि शीतल जी क्या बोल रहे हैं, गए कि नहीं गए। अब आप आज कह रहे हैं कि 27 और 29 दोनों में कहीं कोई जाने वाला नहीं, तो 27 में तो आप बैठे हुए उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की ज़मीन को तो मैं मतलब इंच दर इंच आप जानते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और जब शीतल जी ये कहें कि भई 27 में भी ये सरकार नहीं जाने वाली है, तो फिर देख लीजिए कि क्या होगा। भाई, जो कुछ मुझे विपक्ष के आचरण से ध्वनि आ रही है, समाज में बहुत गुस्सा है, समाज डिस्टर्ब, समाज बदलाव भी चाहता है, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से संगठित करके बूथ तक मैनेज करने की जो मशीन क्रिएट की जाती है, वो काम करते हुए हमें लोग नहीं दिख रहे। ऐसा ही बहुत सारे मामलों में पहले हो चुका है हमारा आकलन, इस मामले में भी यही आ रहा है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो डिस्पेंसेशन है इस समय का, जो निजाम है इस समय का, वो दिल्ली से लखनऊ तक वो 24 घंटे चुनाव लड़ने का एक्सपर्ट है और वो अपना समय चुनाव लड़ने में लगा रहा है। तो वो और आपको जो तो मना नहीं कर रहे ना, ठीक है ना? वो अपना लड़ रहे हैं। किसी को राहुल जी को, अखिलेश जी को, ममता जी को, किसी को मना थोड़ी किया अमित शाह जी ने कि आप मत करिए, तैयारी कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मना किया, ये नहीं कर रहे हैं भाई कुछ। मुझे नहीं हाँ, लग रहा कि जैसे यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी जो है यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, अभी उसने लोकसभा में हराया है उसके और जी, कांग्रेस के कॉम्बिनेशन। जी। लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि उनको लग रहा है कि 6 महीने 8 महीने बाद उनको मोर्चे पे आना है उस तरह से कुछ करते हुए। जैसा मुझे बताया जा रहा है कि वो 2-3 महीने पहले अपने विशेष तैयारी। अस्त्र जो वो विकसित कर रहे हैं शायद बैठ के, वो लेके निकलेंगे, तो वो अस्त्र मेरी समझ से परे हैं। जो अस्त्र मेरे हिसाब से जमीन पे होने चाहिए थे अब तक, वो मुझे दिखाई नहीं दिए, इसलिए मेरा ये आकलन। तो मतलब अभी आपको लग रहा है एक संभावना कि राहुल जी और अखिलेश जी मिल जाएँगे? मतलब उसके बाद का सवाल मैं आपसे करूँगा कि अगर वो मिल जाएँगे तो क्या होगा? लेकिन क्या पहला सवाल तो यही है कि वो मिलने वाले हैं, साथ लड़ने वाले हैं? राहुल और अखिलेश में कोई दिक्कत नहीं है, जी, अलायंस उनमें रहेगा, लेकिन उन दोनों में और उनके समर्थकों में अंदर अंदर छुरेबाजी रहती है। तो ठीक है, वो कितनी तो सीट चलता रहता किसको, है। कहाँ की सीट किसको, ये विवाद काफी हमेशा रहता है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट कांग्रेस पार्टी का विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों से, जिनके साथ भले ही उनका आंदोलन के मामले में या बड़े देश के कुछ सवालों के मामले में एकाकार न हो, सीट एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो हमेशा मतलब इस दौर में ही नहीं, कांग्रेस के खिलाफ भी जो गैर कांग्रेसवाद वाली बात थी, उसमें राइट और लेफ्ट को हम देखते थे, सभी लोग मिल जाते थे लास्ट। वीपी सिंह के एक तरफ लेफ्ट बैठता था, जी। एक तरफ राइट बैठते थे। नहीं, वो बैठ और जाते थे लेकिन आजकल थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है ना, अभी कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, पंजाब में शायद नहीं होने वाला है, केरल में नहीं हुआ, नहीं, नहीं, वो तो इसलिए नहीं हुआ इसलिए कि राज्यों के जो सत्रप है उनको बहुत सारी गलतफहमियां सबको सब जगह थी। तो अखिलेश जी भी तो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। देश में बड़े नेता हैं, उनके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनको खासी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी ही वहां पहुंचाती है जहां के लिए आपने पूछा और मैंने कहा, जिससे तो मुझे शंका हो। मतलब आपका फिर से मैं स्पेसिफिक तरीके से पूछ लूँ कि योगी जी की विदाई नहीं होने वाली, ऐसा लगता है। मैं नहीं, ऐसा अब लगता है अपनी तरफ से कह रहा हूँ। आपका मुझे लगता है कि योगी जी को शायद नहीं छेड़ेंगे ये लोग अभी। हालांकि ये भी इस दौर में भी ये चर्चा हमेशा आती रहती है कि अमित शाह जी के नहीं, नहीं, ऑफिस मैं और तो चुनाव के योगी बाद जी। की बात, बीजेपी की बात तो छोड़ दीजिए। मतलब इस सरकार की मौजूदा निज़ाम जो है, वो नहीं जाने वाला। इसको यूँ कह लें कि बीजेपी मुझे सरकार नहीं जाने वाली। मुझे शंका लगती है कि उनका जो चुनाव लड़ने का की व्यवस्था है बीजेपी की, मैं उसमें लोकप्रियता को नहीं कह रहा, जो उनको चुनाव लड़ने का उन्होंने जो व्यवस्था पैदा कर ली है, उसको ये लोग हरा पाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे नहीं। सर, ये व्यवस्था जब आप कहते हैं ना, तो इससे ऐसा लगता है कि कोई बेईमानी से चुनाव लड़ रहा हो। जब 40% लोग वोट देते हैं एक पार्टी को, तो या तो आप जनादेश को बेईमान कह रहे हैं या व्यवस्था को बेईमान कह रहे हैं। नहीं, 40% को हम बेईमान नहीं कह रहे हैं। 40% में जीतने के लिए अगर 6% हम मैनेज कर लेते हैं, तो उतने 6% को मैं बेईमान कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इतनी सब बातें आपने अखिलेश जी और राहुल जी के लिए कह दी। बीजेपी का घर बहुत आराम से चल रहा है? नहीं, बीजेपी में वो जो
जो भी किसी भी सत्ता के साथ जैसा होता है, जो दिल्ली में तो नहीं हो उस तरह से हो रहा है, लेकिन राज्यों में तो है और यहाँ भी खूब है। और मतलब यहाँ भी वो दौर है जो कांग्रेस में हुआ करता था। यहाँ भी कुछ मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तक है, किसी को नाम लेके मैं परेशान नहीं करूंगा, जिनके यहाँ ऐसी ही बैठकें होती हैं जैसी बैठकें उस जमाने में मैंने बताया वीर संजय बहादुर सिंह जी जी के के। जमाने में, हाँ, या तिवारी जी के जमाने में दूसरी जगह ये सब होती थी। तो वो बैठकें आज भी जारी है, वो परंपरा भी जारी है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया है। आज 12 साल हुए तो हम एक तरफ से औपचारिक तौर पे भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि 12 बधाई, साल बिल्कुल उन्होंने किया है बधाई। और देश को बेहतर तरीके से चलाएं, आगे काम जी, करें। बाकी तो विश्लेषण के लिए शीतल जी बैठी है, कुछ ज्ञान देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम।